सुंदरपुर के जंगल में कई महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। सभी और सूखा पड़ा हुआ था। पानी नहीं मिलने से सभी पेड़ सूख चुके थे। अब नदी में भी थोड़ा सा ही पानी बचा था। एक दिन सभी पक्षी पानी की समस्या दूर करने के लिए इकट्ठे होते हैं। अरे दोस्तों, हमारे तालाब में अब 2 से 3 दिन का ही पानी बचा है। हमें पानी के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सब प्यास की वजह से मर जाएंगे। सूखा पड़ने से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हालत तो बहुत खराब हो गई है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अरे ठीक कह रही है कवि, मुझे भी लगता है कि अब हम थोड़े दिनों के मेहमान हैं। अरे तुम सब हिम्मत ना हारो, हम पानी के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे। मिठू भैया ठीक कहा, मेरे पास भी एक उपाय है। क्यों ना हम पानी ढूंढने दूसरे जंगल जाएं। चिड़िया, अगर हमें वहाँ भी पानी ना मिला तो? चिड़िया की बात ठीक है, अगर हम यहीं रहे तो प्यास से मर जाएंगे। इससे अच्छा हम पानी को ढूंढने की कोशिश तो करें। अरे ठीक कह रहा है कबूतर, अगर यहीं बैठे रहे तो वैसे भी मर ही जाएंगे। ठीक है पक्षियों, हम सुबह निकलेंगे। पानी की खोज में जंगल के सभी पक्षी दूर दूर तक जाते हैं। वो सब पक्षी घंटों घंटों तक उड़ते हुए थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे मैं तो थक गई हूँ, मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा। अब तो मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। हाँ हाँ मौसी, मेरी हालत भी ऐसी ही हो गई है। यहाँ पर भी हमारे जंगल जैसा सूखा ही पड़ा है। दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही। हौसला रखो दोस्तों, ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। जंगल के अंदर पानी तो होगा ही। ठीक कहा रानू ने, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर पानी की खोज में जाएंगे। सभी पक्षी आराम करके वापस से पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रानू चिड़िया को पानी दिखाई देता है। तभी सारे पक्षी पानी पीने के लिए तालाब के पास जाते हैं। जैसे ही वो पानी पीने लगते हैं, वहाँ पर एक चील आ जाती है। चील आते ही पक्षियों पर हमला कर देती है। सभी पक्षी डरकर पीछे हो जाते हैं। तुम सब पक्षी कहाँ से आए हो? यहाँ मेरे पूछे बिना कोई भी मेरे पानी को पंख नहीं लगा सकता। ये तालाब मेरा है और यहाँ पर मेरा राज चलता है। चील दी, हमारे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है, हमने कई दिनों से पानी नहीं पिया। हाँ हाँ चील दी, हमें थोड़ा सा पानी पी लेने दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी ने पानी पीना भी है तो मुझे पहले उसकी कीमत देनी होगी। क्या? कौन सी कीमत? तुम में से हर एक पक्षी को मेरा हर रोज भोजन बनना होगा और फिर बाद में तुम जितना पानी पीना चाहते हो जी भर कर पी सकते हो। अरे ये क्या नाइंसाफी हुई भला, तुम तो बहुत दुष्ट चील हो। ओए बूढ़ी चिड़िया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जब मेरी शर्त मंजूर हो तभी आना पानी पीने, वरना मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। सभी पक्षी डर जाते हैं और दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये चील तो बहुत दुष्ट है। ये चील तो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। अरे हम तो बुरे फंस गए। अगर पानी के बिना घर लौटे तो रास्ते में ही मर जाएंगे, और अगर यहाँ रहे तो चील हमें मार देगी। दोस्तों, अगर किसी तरह चील को लालच देकर तालाब से दूर ले जाया जाए तो बात बन सकती है। परंतु चिड़िया, वो चील हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम उसके सामने भला कहाँ टिक पाएंगे। हाँ चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ऐसा कहते हुए वो सब पक्षी तालाब के पास जाते हैं। सभी पक्षियों को देखकर चील बहुत खुश हो जाती है। तो तुम सब पक्षी आ ही गए। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले कौन मेरा शिकार बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी करो, जल्दी बताओ मुझे। मैं बनूंगी शिकार तुम्हारा सबसे पहले। मुझे खाकर तुम पक्षियों को पानी पी लेने देना। हाँ हाँ जरूर। योजना अनुसार रानू चिड़िया चील के पास जाने लगती है और वो चील की आंखों में अपनी चोंच मारकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर वो चील बहुत गुस्से में आ जाती है। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और चील भी रानू चिड़िया के पीछे उड़ती है।
रानू चिड़िया एक गुफा के पास चली जाती है और योजना के अनुसार वो गुफा के अंदर जाती है। वो अंदर जाकर छुप जाती है। वहीं चील भी रानू चिड़िया के पीछे गुफा के अंदर आ जाती है। फिर सभी पक्षी भी गुफा के पास आ जाते हैं। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। चील को रानू चिड़िया दिखाई नहीं देती। चील रानू चिड़िया को ढूंढने के लिए और ज्यादा गुफा के अंदर जाती है। चील जैसे ही अंदर जाती है तो रानू चिड़िया गुफा के बाहर आ जाती है और फिर सभी पक्षी मिलकर गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। वहीं वो चील हमेशा हमेशा के लिए गुफा के अंदर बंद हो जाती है। फिर वो सब पक्षी पानी पीने तालाब के पास आते हैं और जब तक बारिश नहीं होती वो सब पक्षी ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। गौरी कभी अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी। कालू कौवा डरते डरते एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रहा था। जल्दी जल्दी से गौरी कवि और बच्चों के लिए फल तोड़ लेता हूँ। अगर जंगल की कोई बाजें या चीलें आ गई तो वो मुझे खा जाएंगी। कालू कौवा डरते डरते कुछ फल तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जंगल के पास अपने छोटे से घोंसले में जाता है, जहाँ गौरी कवि अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं गौरी, मैं छुप छुप कर यहाँ आया हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। कालू जी, पास के जंगल के जालिम पक्षियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, वरना वो जालिम चीलें हमारे बच्चों और हमें खा जाएंगी। गौरी, पता है मुझे, इसीलिए घर में आने से पहले मैं बाहर देर तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा गौरी, तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। माँ, तुम हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? हमें सारा दिन घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मुन्नी बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो, यहाँ बाहर हर जगह बहुत खतरा है। वो सब जालिम पक्षी तुम जैसे मासूम बच्चों को खा जाएंगे। माँ, क्या वो जालिम चीलें हमें भी खा जाएंगी? नहीं बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर कालू कौवा भी पानी ले आता है। वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। आधी रात को गौरी कवि के 3 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही शोर मचाने लगते हैं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना कोई जालिम चीले हमारे बच्चों को देख न ले। तभी बाहर कुछ पक्षियों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर कालू कौवा बाहर देखता है। तभी सामने 2 गिद्दे बैठी हुई थी। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना वो गिद्दे यहाँ आकर हमारे बच्चों को ले जाएंगी। अरे भाई, अभी तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। पता नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो पक्षी कहीं दूर चले गए हैं। चलो हम उन्हें जंगल में ही देखते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ कि वो जालिम गिद्दे यहाँ से चली गई। आज तो इन छोटे बच्चों ने हमें मरवा ही दिया था। अगली सुबह कालू कौवा बच्चों के लिए फल लेने जाता है और गौरी कवि घर में बैठकर अपने 7 बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपने 7 बच्चों को लेकर बाहर बैठे हुए थे। तभी दूर जंगल से वो जालिम गिद्दे उन्हें देख लेती हैं। अरे भाई, वो देखो कौवे और कौवे के बच्चे। चलो भाई जल्दी करो, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। भाई रुक जाओ, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर हमने इनका अभी शिकार किया तो हमें अपना आधा हिस्सा जंगल के राजा बाज को देना होगा। लेकिन भाई, राजा बाज कहाँ है? उसे भला कहाँ पता चलेगा कि हमने इन बच्चों का शिकार किया है? भाई, हम इनका शिकार आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल जंगल में बाज के बेटे की शादी है। जंगल के सभी पक्षी कल राजा के बेटे की शादी पर जाएंगे और हम इनका शिकार कर लेंगे। राजा बाज ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम को गौरी कवि घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे कालू, अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ माँ?
आप इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों, तुम्हारे पापा सुबह से जंगल में गए हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। पहले तो कभी उन्हें इतना समय नहीं लगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं माँ, पिताजी ठीक होंगे। मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मुन्नी बेटा, तू अपने बहन भाइयों के साथ यहीं रह और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जंगल में तेरे पिताजी को देखने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ, दरवाजा ना खोलना। गौरी कभी पहली बार अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाती है। तभी सातों बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के छोटे 3 बच्चे रोने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोता बाहर से गुजर रहे थे। वो बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। मीठू भैया रुके, ये तो किसी बच्चों की आवाजें हैं। चिड़िया, तुम अपनी जान बचाओ। तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। चलो यहाँ से। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोते को चीलों की आवाजें सुनाई देती हैं। मीठू भैया, लगता है वो जालिम पक्षी इसी ओर ही आ रहे हैं। मीठू भैया, ये आवाजें तो वो सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी जान बचाना होगी। फिर रानू चिड़िया और मीठू तोता गौरी कवि के घोंसले के पास जाते हैं। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। बच्चों, आपकी जान खतरे में है। बच्चे डरकर दरवाजा खोल देते हैं। बच्चों, आप सबकी जान को खतरा है, आप सब मेरे साथ चलो। बच्चे रानू चिड़िया और मीठू तोते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बच्चों को अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर वो गिद्दे रात को गौरी कवि के घर जाती हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों गिद्दे घर से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें कालू कौवा और गौरी कवि देख लेते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर जाते हैं। अरे बाप रे, कालू जी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। गौरी कवि रोने लगती है। गौरी, चुप कर जाओ। चलो हम जंगल के राजा बाज के पास जाकर उन गिद्धों की शिकायत करते हैं। हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तभी वो दोनों पास के जंगल के राजा बाज के पास जाते हैं। वो राजा को सारी बात बताते हैं। बाज राजा, आपके जंगल की गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप कर जा कवि, हमने नहीं खाया तेरे बच्चों को। बाज राजा, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो हमारे जंगल के हैं भी नहीं। हाँ बाज राजा, ये तो इस जंगल के हैं भी नहीं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम आप तक आधा हिस्सा पहुंचा देंगे। सुनो कव्वे, इस जंगल में सिर्फ इस जंगल के पक्षियों की ही बातें सुनी जाती हैं। सुनोगी तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। इनके साथ जो भी करना है करो। फिर वो गिद्धे कौवों को लेकर अपने जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो कौवों पर हमला करने ही वाली थी कि पास के जंगल की महारानी चील और चिड़िया मीठू तोता सब आकर उन गिद्धों पर हमला कर देते हैं। गिद्धे मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। आप सबने हमारी जान क्यों बचाई? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? कवि बहन, आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चे मेरे पास हैं। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। गौरी बहन, आज से आप हमारे जंगल में ही रहें, क्योंकि हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है। हमारे जंगल की महारानी चील बहुत अच्छी है, वो हम सबकी रक्षा करती हैं। उस दिन के बाद से कालू कौवा गौरी कवि अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगते हैं। गौरी कवि काली ऐनक लगाए नदी के पास बैठी हुई थी। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कवि, सुंदर कवि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत ही सुंदर हो। काले काले पंख, लंबी लंबी टांगे, तुम ही तो मेरे सपनों की शहजादी हो। कव्वे, तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हारे पंख भी मेरी तरह काले हैं? हा, देख लो, देख कर बताओ। हाँ, देख रही हूँ। तुम भी मेरी तरह बहुत सुंदर हो, मेरी तरह काले काले पंख और बड़ी सी लंबी चोंच। तुम ही मेरे सपनों के शहजादे हो।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ, मगर तुम्हें मेरी माँ से इजाजत लेना होगी, फिर ही मैं करूँगी तुमसे शादी। मैं मना लूंगा तुम्हारी माँ को। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवे की माँ वहाँ आ जाती है। बेटी, अब घर चलो, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? माँ, मैं देख तो नहीं सकती, मगर महसूस तो कर सकती हूँ। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर बूढ़ी कौवी अपनी अंधी बेटी को लेकर घर चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। बेटी, कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो देख नहीं सकती हो और घर के भी कोई काम नहीं कर सकती हो। माँ, एक कौवा मिला था मुझे आज, उसने मुझे पसंद कर लिया है, वो शादी करना चाहता है मुझसे। क्या तुमने उसे बताया कि तुम देख नहीं सकती हो? नहीं माँ, इस बार मैं पहले नहीं बताऊंगी, शादी के बाद खुद ही पता चल जाएगा। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सुबह तैयार होता है और अपने घर से निकलकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी, मैं आ गया। माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ से शादी की इजाजत लेने आया हूँ। कौवे जी, क्या तुम करोगे ना मुझसे शादी और मेरी माँ को मना लोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। माँ, यहाँ आओ, कोई आपसे मिलने आया है। बूढ़ी माँ अंदर से आती है। माँ जी, मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। बेटे, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो बाग से पहले मेरे लिए मीठे मीठे अमरूद लेकर आओ, फिर ही मैं करूँगी शादी अपनी बेटी की। मैं लाऊंगा, मैं गोरी जी के लिए कुछ भी करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। माँ, आपने कालू को अमरूद लेने क्यों भेज दिया है? बेटी, तुम तो अंधी हो, तुम दाना नहीं ला सकती। मैं देखना चाहती हूँ क्या ये कौवा तुम्हारा पेट भी भर सकता है। कालू कौवा उड़ता हुआ मिठू के खेत में जाता है। मिठू तोता काम से फारिग होकर धूप में सो रहा था। मिठू सो रहा है, अब मैं अमरूद चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चुपके से अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। बेटा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। तो क्या माँ जी, अब मैं शादी कर सकता हूँ आपकी बेटी से? बेटे, मैं कल बताऊंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी बेटी, मैं कल फिर आजमाऊंगी इस कौवे को। कालू कौवा अपने घर में जाकर बहुत खुश था। वो तो सारी रात गोरी कौवी के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह वो फिर से गोरी कौवी के घर जाता है। कौवे, आज तुम्हें मेरे लिए मीठी खीर लेकर आनी होगी। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले मेरे लिए मीठी खीर लेकर आओ। मीठी खीर? हाँ माँ जी, मैं जरूर ले आऊँगा, मैं मीठी खीर ले आऊँगा। कालू जी, मेरी खातिर कर कर दिखाना, मेरी माँ की परीक्षा में पूरा उतरना। गौरी जी, आप चिंता नहीं करो, मैं लाऊंगा, मैं मीठी खीर जरूर लाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे मीठी खीर बना दो, मैंने अपनी होने वाली सास को मीठी खीर खिलानी है। कालू भैया, ये आपकी होने वाली सास कौन है? बेरी के पेड़ पर है गौरी कवि का घर, वो बहुत सुंदर है। अगर मैं उसकी माँ की परीक्षा में पूरा उतरा तो वो मेरी शादी कवि से कर देगी। कालू भैया, आजकल धोखा भी हो जाता है, अच्छी तरह से जांच कर लेनी थी आपने। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने सारी जांच कर ली है, वो कवि बहुत खूबसूरत है और सुंदर भी है, नीली नीली आँखें हैं उसकी। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के लिए मीठी खीर बनाती है और उसे दे देती है। कालू कौवा मीठी खीर लेकर गौरी कौवे के घर जाता है। मुझे पता था कालू जी आप जरूर कर लोगे। माँ जी, क्या अब मैं शादी कर सकता हूँ? हाँ बेटे, अब तुम शादी कर सकते हो। अगले दिन कालू कौवा चिड़िया और तोते को साथ लेकर आता है और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू, तुम्हारी दुल्हन ऐनक क्यों नहीं उतार रही है? हाँ, हो सकता है कालू तुम्हारी दुल्हन अंधी हो। मिट्ठू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा, चुप कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो। फिर कालू कौवा गौरी कवि को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। कालू जी, ये घर तो बहुत सुंदर है और बड़ा भी। ये कवि पागल है, मेरे टूटे हुए घर को सुंदर कह रही है। हाँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरी माँ ने बनाया था। गौरी जी, अब ये ऐनक उतार भी दो, क्या तुम ऐनक रात को भी लगाती हो? नहीं नहीं कालू जी,
मैं तो बस सोने के समय ही ये ऐनक उतारती हूँ। गोरी कौवे की इस बात से कालू कौवे को शक पड़ जाता है और वो उड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। पति जी, मैं घर का ध्यान रखूंगी और तुम दाना ले आया करना। मैं और कोई काम नहीं कर सकती। माँ ने शुरू से ही मुझे कोई काम नहीं करने दिया। कालू कौवे की दुल्हन दूसरी तरफ देखकर बातें किए जा रही थी। इसका मतलब ये कवि अंधी है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। अपनी ऐनक उतार दो, मुझे सब मालूम हो गया है। आखिर कब तक तुम ये छुपाओगी? पति जी, मुझसे कोई शादी नहीं करता था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई। हा, कोरी, अब ये ऐनक उतार दो। अब हमारी शादी हो गई है। अब तुम अंधी हो या लंगड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं भी कोई जवान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देख लेती तो मुझसे कभी भी शादी ना करती। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। जंगल में सर्दी बढ़ रही थी। ऐसी सर्दी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए गर्म घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो ठंड से जम जाऊंगी। तभी नीली कौवी की नजर कालू कौवा और गोरी कौवी पर जाती है, जो दोनों आपस में लड़ रहे थे। कालू, तब तक घर नहीं आना जब तक मेरे लिए गर्म घर नहीं बना लेते। अपना टूटा हुआ घर देखा है ना, ठंड सीधा घर में आती है। ठंड की वजह से सारी रात में सो नहीं पाई। कालू कालू कालू, गोरी तुम तो कालू के पीछे ही पड़ गई हो। जब देखो लड़ती रहती हो, कभी प्यार से ही बुला लिया करो। कालू, काम तो तुम करते नहीं हो और मैं तुम्हें बुलाऊं प्यार से? फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये काली कवि तो हर समय मुझे बातें ही सुनाती रहती है। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। ये कालू कौवा तो ठीक लग रहा है, ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ऐसा कहते हुए नीली कौवी कालू कौवे के पास आती है। अरे सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? हाँ, मैंने आप जैसा सुंदर और काला कौवा पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत खुश होता है। अरे कवि जी, आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ कालू जी, मैं नीली कौवी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और ऐसी ठंड में अपने लिए घर बना रही हूँ, मगर मुझे घर नहीं बनाने आता। नीली जी, आप चिंता ना करें, मुझे गर्म घर बनाना आता है। ये कहते हुए कालू कौवा नीली जी का घर बनाने में लग जाता है। कालू कौवा शाम तक नीली का घर बनाने में लगा रहता है। कालू जी अभी तक नहीं आए, न जाने आज वो कहाँ चले गए हैं। अब तो मुझे चिंता होने लगी है। चिड़िया के पास जाती हूँ। गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या कालू को देखा है तुमने? आज वो घर नहीं आया। नहीं गोरी बहन, मैंने तो उसे नहीं देखा। न जाने वो कहाँ चला गया। लगता है मुझसे नाराज हो गया है। मैंने आज उसे दिन को बहुत डांटा था। कोई बात नहीं गोरी, चलो हम जाकर कालू को ढूंढते हैं। फिर गोरी कौवी और रानू चिड़िया रात को कालू कौवे को ढूंढने निकलती हैं। कालू जी, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी पत्नी है कि आपसे हमेशा लड़ती रहती है। हाँ नीली जी, मैं भोजन भी लेकर जाता हूँ और सारे काम करता हूँ, मगर वो काली कवि है कि हमेशा मुझे डांटती रहती है। कालू जी, आप चिंता ना करें, मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ नीली जी, बताइए। आप बहुत सुंदर हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। जल्दी से बस तुम ये घर बना लो, फिर हम दोनों इसी घर में रहेंगे। कालू कौवा ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। कालू, कहाँ हो तुम? कालू। कालू जी, लगता है आपकी पत्नी आपको ढूंढ रही है। फिर कालू कौवा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। रानू चिड़िया और गोरी कौवी भी वहाँ आती हैं। कालू जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए घर चलिए। मुझे नहीं आना घर, तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो। कौवे भैया, गोरी से गलती हो गई जो आपको डांटा। चलिए आप गोरी के साथ जाइए, इतनी ठंड में तो आप जम जाएंगे। हाँ कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा आपको ऐसा नहीं कहूँगी। कालू कौवा मन ही मन में खुश होता है और गोरी कौवी के साथ चला जाता है। अगली सुबह जब गोरी कौवी उठती है तो कालू कौवा गायब था। अरे, ये कालू फिर से कहाँ चला गया? आज आने दो इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं।
कालू कौवा तो फिर से नीली जी का घर बनाने में लगा हुआ था। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है। वो कालू कौवे को घर बनाता हुआ देख रहा था। वो जल्दी से गोरी कौवे के पास जाता है। मुबारक हो गोरी, तुम्हारा कालू तो सुधर गया। क्या हुआ मोटी चूंच वाले, सुबह सुबह सर खाने आ गए हो? पहले ही कालू न जाने कहाँ चला गया है। मैं जानता हूँ कि कालू कहाँ गया है। कहाँ गया है कालू? तुम कहती थी ना कि कालू निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, मगर वो तो जंगल में एक बहुत सुंदर घर बना रहा है। क्या कालू जी मेरे लिए घर बना रहे हैं? तो क्या गोरी, तुम्हें नहीं बताया कालू ने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। तो फिर लगता है गोरी, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है। अच्छा, गोरी कौवी मन ही मन में बहुत खुश होती है। जितनी तेजी से कालू कौवा घर बना रहा है, आज शाम तक तो बन जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। अरे मैं कितनी गलत थी कालू को लेकर। कालू तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए पक्का घर बना रहे हैं। कालू के आने से पहले पहले मैं सारा सामान पैक कर लेती हूँ, फिर हम दोनों अपने नए घर में चले जाएंगे। तभी रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर आती है। क्या हुआ गोरी बहन, आपने ये सामान क्यों पैक करके रखा है? चिड़िया, मैं गलत थी, कालू जी सुधर गए हैं। मुझे अभी मिठू ने बताया कि वो जंगल में मेरे लिए पक्का घर बना रहे हैं। गोरी बहन, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कालू सुधर गया है। हाँ चिड़िया, इसीलिए तो सामान पैक किया है, आज शाम को ही हम अपने नए घर में चले जाएंगे। उधर कालू कौवे ने भी नीली कौवे का घर बना लिया था। अरे वाह, घर तो बन गया। अब मैं जाकर अपना सामान ले आता हूँ, फिर नीली कौवी और मैं शादी कर लेते हैं। आज तो इस गर्म घर में रहने का मजा ही आ जाएगा, वो भी नीली के साथ। फिर कालू कौवा घर जाता है। आइए आइए कालू जी, आपका ही इंतजार हो रहा था। गोरी, ये सामान क्यों बांध रखा है? कालू जी बस कीजिए, मुझे सब पता चल गया है। मिठू ने मुझे सब बता दिया है कि आप मेरे लिए गरम घर बना रहे हैं। क्या तुम्हारे लिए? मैं भला तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? वो घर तो मैंने नीली जी के लिए बनाया है। नीली जी? ये नीली जी कौन है? नीली कौवी, मेरे सपनों की रानी, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। मैं तो अपना सामान लेने आया था। क्या कालू जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा, हर समय मुझसे लड़ती ही रहती हो। अब रहो इस टूटे हुए घर में, और मैं रहूँगा नीली जी के साथ गरम गरम घोंसले में। फिर कालू कौवा अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जाकर नीली कौवी का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से नीली कौवी और भूरा कौवा बाहर आते हैं। कौन हो तुम? इतना जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? नीली जी, ये कौवा कौन है? अरे मिस्त्री कौवे, ये तो मेरे पति जी हैं। पति जी, यही है वो मिस्त्री कौवा जिसने हमें ये घर बना कर दिया है। क्या मिस्त्री? अरे कौवे, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। कालू कौवे की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चलो नीली जी, घर के अंदर चलते हैं गरम गरम घोंसले में, बाहर बहुत ठंड है। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वो ठंड में कांप रहा था, मगर अब वो करता भी तो क्या करता। अगर घर जाता तो उसे पता था कि अब वो बहुत पिटने वाला है। ऐसा करता हूँ, घर जाता हूँ और गोरी से माफी मांग लेता हूँ, वरना यहीं बैठा रहा तो ठंड से जम जाऊंगा। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी, दरवाजा खोलो, मैं कालू कौवा। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से गोरी कौवी और एक कौवा बाहर आते हैं। गोरी, ये कौन है? कालू कौवे, ये मेरे पति हैं, मैंने आज ही शादी की है इनसे। क्या गोरी, ऐसा क्यों किया? ओए कौवे, भाग यहाँ से, अगर दोबारा नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। चलिए पति जी, अपने नरम नरम घोंसले में जाकर लेटते हैं, ऐसे बाहर किसी कौवों के मुंह नहीं लगते। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि कालू ने अपनी गोरी पत्नी को भी खो दिया था। तेज बारिश में मिठू तोता अपने टूटे हुए घोंसले में बैठा हुआ था। मैंने अपना अमरूद घोंसले में छुपा दिया है, अब किसी चोर को मेरा अमरूद नहीं मिलेगा। फिर मिठू तोता दाना ढूंढने जंगल में चला जाता है।
गोरी कवि की नाक बहुत तेज थी। वो अपने घर से निकलती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपना सर ऊपर करके सूंघने लगती है। खुशबू उस साइड से आ रही है, मैं खुशबू के पीछे जा जाकर भोजन ढूंढ ही लूंगी। गोरी कवि फिर से उड़ती है। वो खुशबू के पीछे पीछे मिठू तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। तू जंगल में चाहे जहाँ भी छुपेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तो तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मेरा मीठा मीठा अमरूद, मोटी चोंच वाले, तो जहाँ भी इसे छुपा कर रखे मैं इसे ढूंढ ही लूंगी। गोरी कवि वो अमरूद चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। गोरी कवि वो अमरूद अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रखती है। ये कालू न जाने अब कहाँ चला गया है। मैं अपने पति को ढूंढ कर आती हूँ, फिर हम खाएंगे मीठा मीठा अमरूद। गोरी कवि अपने घर से निकलती है। अब बारिश भी थम चुकी थी। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। लाल सुनहरी मीठा अमरूद ये किसका है? काश ये मेरा होता, काश ये अमरूद मेरा होता। कालू उठो, क्या दिन में सपने देख रहे हो? लाल पीला मीठा अमरूद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालू कौवा ये सुनकर फौरन उठ जाता है। मेरा सपना सच हो गया। मैं खाऊंगा मीठा अमरूद, मैं खाऊंगा। कालू कौवा गोरी के साथ घर जाता है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो हर रोज मेरा अमरूद चोरी करता है। पेट में दर्द हो उसके जिसने भी मेरा अमरूद चोरी किया है। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठकर ऐसे रो रहा था। मिठू तोते को रोता हुआ देखकर कबूतर वहाँ आता है। क्या हुआ मिठू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मेरा अमरूद किसी ने चुरा लिया है। मिठू, तुम्हारा अमरूद भला कौन चुरा सकता है? पता नहीं कबूतर, मैंने चोर को नहीं देखा। मिठू, अब जब भी तुम दाना लेने जाओ तो अपना भोजन घोंसले में ना छुपाना, क्योंकि चोर ने तुम्हारा घोंसला देख लिया है। वो फिर से आएगा। रानू चिड़िया तुम्हारे पास रहती है, तुम उसे जाकर दे आया करो, वो संभाल कर रख लेगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और मिठू तोता भी भोजन की खोज में निकल जाता है। मिठू तोते को किसान के खेत में अमरूद का पेड़ मिल जाता है। वो पेट भरकर अमरूद खाता है और कुछ अमरूद अपने साथ ले आता है। रात को मिठू तोता वो अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर लेट जाता है। कालू जी, कल तुम चोरी करोगे? गोरी, तुम तो जानती हो तुम्हारी नाक बहुत तेज है। तुम तो भोजन की खुशबू सूंघ लेती हो और भोजन चोरी कर लेती हो, मगर मुझे ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे वो चोर कौवे बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता एक अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो रानू चिड़िया के पास जाता है। मिठू तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू भैया, क्या हुआ? आज आप सुबह सुबह ही आ गए, सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, मेरे ये अमरूद अपने घर में छुपा ले। कोई चोर हर रोज मेरे अमरूद चोरी कर लेता है। मिठू भैया, मेरे दरवाजे की कुंडी भी खराब है, लेकिन मैं ये अमरूद अलमारी में छुपा देती हूँ। रानू बहन, ये अमरूद आपके घर में मेरे घोंसले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी भोजन लेने चली जाती है। अरे, आज तो भोजन की खुशबू और दिशा से आ रही है, मगर मिठू का घोंसला तो इस दिशा में है। फिर गोरी कवि खुशबू की दिशा में जाती है। क्या अब ये छोटी चिड़िया भी अमरूद खाने लगी है? छोटी चिड़िया तो जितने भी अमरूद खा ले, मगर बड़ी नहीं होने वाली। चिड़िया के घर का दरवाजा भी तो बंद है। गोरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे को धक्का देती है तो वो खुल जाता है और गोरी कवि सीधी अंदर जाकर गिरती है। मर गई, कम वक्त दरवाजा तो खुला ही था, अभी पंख टूटने लगा था मेरा। फिर गोरी कवि सूंघती हुई अलमारी के पास जाती है। फिर वो दोनों अमरूद निकालकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं और गीत गाते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ, हम दोनों का है काम। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना है मेरा काम, चोरी करना है मेरा काम।
जब रानू चिड़िया वापस लौटती है तो मिठू तोता रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। आप मुझे अमरूद दे दें। हाँ मिठू भैया, आप मेरे साथ आ जाएं और अपने अमरूद ले लें। मिठू भैया, भोजन तो आज मुझे भी नहीं मिला। चिड़िया बहन, मेरा एक अमरूद आप खा लेना और एक मैं खा लूँगा। जब रानू चिड़िया अलमारी खोलती है तो वहाँ एक भी अमरूद नहीं था। मिठू भैया, अलमारी में तो दोनों अमरूद नहीं है। मैं लूट गया। कोई चोर मेरा यहाँ से भी अमरूद चुरा कर ले गया। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिठू भैया, धीरज रखिए, हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू भैया, ये लीजिए दाना और हमें कोई ऐसा फंदा दीजिए जिसमें फंसा हुआ चोर कभी निकल ना पाए। कोई हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। कोई ऐसा फंदा दो जिससे उसे नानी याद आ जाए। चिड़िया और मिठू, ये फंदा बहुत मजबूत है। अगर एक बार इसमें फंस गया चोर तो उसे नानी क्या दादी भी साथ में याद आएगी। फिर वो दोनों फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिठू तोता वो फंदा अपने घोंसले में रख देता है और साथ में एक अमरूद भी रख देते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कालू जी, मेरी नाक बता रही है कहीं तो अमरूद है, कहीं तो पका हुआ अमरूद है। गोरी, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से जाकर वो पका हुआ अमरूद ले आओ, फिर पार्टी करेंगे दोनों मिलकर। गौरी कभी खुशबू की दिशा में उड़ती है। वो मिठू तोते के घोंसले में जाती है। मेरी मोटी चोंच वाले गंदे भाई, अगर तू अमरूद को बादलों में भी छुपा दे तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। गौरी कभी जैसे ही अमरूद पर चोंच मारती है तो फंदा खुल जाता है और गौरी कभी की पूंछ में फंस जाता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी पूंछ। फिर मिठू तोता और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। फंस गई, काली कभी फंस गई। आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूँगा। फिर मिठू तोता अपनी तेज चोंच से गौरी कभी को मारने लगता है। गौरी कभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, मगर उसकी पूंछ टूटकर फंदे में ही रह जाती है। फिर भी गौरी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती।